वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग लेसन आईईसी के लेसन फर्स्ट का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूजेटी मीन्स यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आरसी ट्रिगरिंग रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो यूजेटी ट्रिगरिंग होगा। तो यूजेटी ट्रिगरिंग पढ़ने से पहले हम यूजेटी के बारे में जानते हैं कि वो होता क्या है, तब जा कर के मैं यूजेटी ट्रिगरिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। मीनिंग ऑफ यूजेटी, यूजेटी का मतलब क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये चीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर उसके बाद जो यूजेटी की इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो कैसी होगी, सिंबल। फिर उसके बाद जो फिज़िकल बिहाइंड इट्स वर्किंग इसकी हो रही है उसके पहले फिज़िक्स बिहाइंड इट्स वर्किंग, उसकी वर्किंग क्या है, जो वर्किंग हो रही यूजेटी में उसके पहले की उसकी फ़िज़िक्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आप लोग इसको नोट्स करना इस टॉपिक को, तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस टॉपिक में पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप जब भी नोट्स करना कॉपी पे तो यहाँ से करना शुरू करना। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है यूजेटी का। यूजेटी का मतलब ये देखिए किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यूनी मतलब यू का मतलब यूनी का मतलब होता है सिंगल, प्लस जे का मतलब जंक्शन, प्लस टी का मतलब हुआ ट्रांजिस्टर। यानी यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब यहीं पे आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें केवल सिंगल जंक्शन हो, यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें केवल एक ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, उसे हम लोग कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और एक ही जंक्शन होने के कारण, सिंगल जंक्शन होने के कारण ही इसे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर देखिए होता कैसे है। अब चूंकि जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि ये कैसे बन गया, ये पहले से बना हुआ है, ये पहले से इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, उस पर मुझे पढ़ाना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक स्लाइस लेते हैं। हमने क्या किया, एन टाइप का स्लाइस ले लिया, जैसे हमने क्या किया, एन टाइप का स्लाइस इस तरीके से ले लिया। फिर उस एन टाइप के स्लाइस में 3 इसमें टर्मिनल होते हैं, एक आपका हो गया बेस 2, एक आपका हो गया बेस 1, और जो तीसरा टर्मिनल हम लेंगे वो है एमिटर। वही देखिए यहाँ पे भी करा हुआ है कि एक एन टाइप का स्लाइस है, ये आपका ये जो स्लाइस है, स्लाइस क्या है, सिलिकॉन बार है, तो वो किसका, एन टाइप का है। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल लिए गए हैं, बेस 2, बेस 1 और एमिटर। जैसे ट्रांजिस्टर में होता, जैसे ट्रांजिस्टर जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे तो उसमें क्या होते थे, एमिटर होते थे, कलेक्टर होते थे, बेस होते थे। तो यहाँ पे कलेक्टर और बेस की जगह 2 टर्मिनल है जिसका नाम है बेस 1 और बेस 2, और एक टर्मिनल है एमिटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी एन टाइप सिलिकॉन बार में हम एक पी टाइप की डोपिंग कर देंगे। पी टाइप की देखिए मैंने पी टाइप की एक डोपिंग कर दी है यहाँ पे, ये आपका पी टाइप, और इसी पी टाइप से मैंने एक टर्मिनल ले लिया, कनेक्ट कर लिया एमिटर टर्मिनल। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मैंने प्रॉपर्टीज़ में नोट्स करा हो, लेकिन पहले आप यही प्रॉपर्टी यहाँ समझ लो कि जो पी टाइप की जो डोपिंग हम करते हैं ना, इसकी डोपिंग हाई लेवल की होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। और एन टाइप जो सिलिकॉन बार है उसकी डोपिंग काफ़ी कम है, लाइटली डोप्ड है कंपैरिजन टू पी टाइप। ठीक है, यही रीज़न है, यानी कि अगर हम एन टाइप सिलिकॉन बार की डोपिंग बहुत कम की है पी टाइप के कंपैरिजन, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि सिलिकॉन बार का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझेंगे कि मान लीजिए डोपिंग कम है, डोपिंग कम का मतलब कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता था, डोपिंग के कारण ही, ज़्यादा डोपिंग का मतलब उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ डोपिंग बहुत कम है तो उसकी कंडक्टिविटी कम है। कंडक्टिविटी कम होने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो रीज़न आपका निकला कि इसके कारण आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक रेजिस्टेंस हुआ। अब हम देखिए क्या करते हैं, ये जो पी टाइप की डोपिंग है, यहाँ पे सामने हमने एक रेफरेंस पॉइंट, दिस इज़ रेफरेंस पॉइंट, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। तो इस रेफरेंस पॉइंट पे लेने के कारण ये जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका नाम है, यहाँ इसको मैंने कर दिया RB1 और RB2,
टू रजिस्टर में डिवाइड किया। ठीक है, वही चीज़ें देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पी टाइप का जो जो मैंने बोला है वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, और अब देखिए कि जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने RB2 RB1 करा हुआ, ये RB2 हो गया और ये आपका ये RB2 हो गया और ये आपका RB1 हो गया, है ना, ये RB2 और ये आपका RB1। अब आगे देखते हैं होता क्या। तो ये था प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट करेंगे, बनाएंगे कि कैसे यूजेटी का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट से ये तो स्ट्रक्चर था ना, इस स्ट्रक्चर से हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ें अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करिए, बेस लीजिए। बेस से मैंने एक रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया, RB2, क्योंकि बेस से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो RB2 और इस बेस 1 से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो RB1, और ये वेरिएबल है, इसको वेरी कराते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसका वेरिएशन क्यों हो रहा है। अब देखिए बच्चों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये चूँकि पी टाइप है और ये पूरा स्लाइस एन टाइप है, तो यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा वो PN जंक्शन बनेगा। अब PN जंक्शन किस में बनता है, डायोड में बनता है। तो ये क्या हो गया, आपका डायोड की तरह काम कर रहा है कि नहीं, PN जंक्शन बन गया। P इधर टाइप हो गया, इधर N टाइप, तो P टाइप N टाइप में क्या हो गया, PN जंक्शन बन गया। तो ये एक डायोड की तरह वर्क किया, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसके इस टर्मिनल से N टाइप है और यहाँ पे P टाइप है, इस डायोड बना। और डायोड किससे कनेक्टेड है, ये वाला आपका एमीटर से, तो यहाँ से जो टर्मिनल निकला एमीटर। तो ये था इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कैसे बनाएं स्ट्रक्चर के थ्रू। पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, बेसिक स्ट्रक्चर के बाद मैंने इक्विवेलेंट सर्किट वहाँ से ड्रॉ किया है। अब देखिए इस पर क्या करता है, जब इस पर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हो आप, जब इस पर कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो जो टोटल रेजिस्टेंस इसका होगा दिस प्लस दिस, है ना, RB1 प्लस RB2, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस, जिसका नाम मैंने RB भी रखा, RB1 प्लस RB2 के इक्वल होता है। वो अप्रॉक्सीमेट उसकी जो वैल्यू आती है वो 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में आती है। तो ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। अब हम सिंबल देखेंगे कि सिंबल कैसा बनता है। देखिए इसका सिंबल कैसा होता है, देखिए इस तरीके से मैंने सिंबल, एक टर्मिनल आपका बेस 1 हो गया, दूसरा टर्मिनल बेस 2 हो गया, और यहाँ से जो थर्ड टर्मिनल है वो एमीटर। अब ये क्या होगा, एमीटर किसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ है, बेस 1 की तरफ। बेस 1 की तरफ अभी आप सिंबल पढ़ो क्यों बेस 1 की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ये रीज़न जब मैं वर्किंग बताऊंगी तब बताऊंगी कि ये इसके पीछे भी रीज़न है। चाहता तो ये टर्मिनल बेस 2 की ओर भी जा सकता था, लेकिन नहीं, बेस 1 की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये बेस 1 की तरफ ये शो करता है कि इसमें करंट एमीटर से बेस 1 की ओर फ्लो करता। अब यही चीज़ तो हमें देखनी है कि वर्किंग में कि क्यों करंट एमीटर से बेस 1 की ओर फ्लो करता है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे आपका रीज़न होता है कि एरो लगा है तो एरो किस साइड में लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो जब मैं वर्किंग। अब चलिए वर्किंग पे हम आते हैं। वर्किंग के लिए क्या करते हो, कुछ नहीं, जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आप किससे कनेक्ट कर देते हो, सोर्स से कनेक्ट कर देते हो, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हो। जब वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे तो उसमें पाथ क्रिएट होंगे, करंट फ्लो होते हैं। तो अब हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए हम स्ट्रक्चर से ही मैं बनाती हूँ। ये स्ट्रक्चर था, सिंपली मैंने स्ट्रक्चर कर लिया। अब बेस 2 को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बेस 1 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इस वोल्टेज का, डीसी वोल्टेज का नाम क्या रख दिया मैंने, VBB। ठीक है, और ये जो आपका P टाइप वो एमीटर, तो यहाँ पे अभी मैंने वोल्टेज से अभी कनेक्ट नहीं किया, अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और अगर RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज की बात की जाए, क्योंकि करंट इसी में फ़्लो करना है, इसी में जो वोल्टेज ड्रॉप होना है वो होगा V1। इस वोल्टेज को मैंने नाम दे रखा है V1। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो RB1 की वैल्यू है वो RB2 से ज़्यादा है। क्यों RB2 से ज़्यादा है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिया था जो P टाइप है, ये मैंने उस समय छोड़ दिया होगा, इस P टाइप को अपर यानी कि टॉप साइड में मैंने ज़्यादा प्लेस किया, नीचे के साइड से ज़्यादा टॉप के साइड में प्लेस किया, और यहाँ पे रेफरेंस लिया है। तो ये जो रजिस्टेंस है कम है और इस रजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इस RB1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब RB1 की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप RB1 के अक्रॉस मैक्सिमम होगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस मैक्सिमम होगा। और P टाइप को हम कहाँ लेते हैं, ज़्यादातर बेस 2 के साइड हम रखते हैं। यहाँ भले आप लोग को लग रहा है इक्वल, लेकिन बेस 2 के साइड हम ऊपर की ओर इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए हम देखते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम यहाँ के वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहें तो वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वोल्टेज डिवीज़न का रूल लगाओगे। वोल्टेज डिवीज़न का रूल कैसे लगाते हो, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है RB1, ठीक है,
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RB1 प्लस RB2 मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो आपका आउटपुट में वोल्टेज है VBB से। ये वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके मैंने वहाँ की वोल्टेज फाइंड करी है। इसको आप लोग उसमें पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अगर हम इस RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 की बात करें तो इसको इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं। V1 इज इक्वल्स टू, जिसको हमने ईटा से भी शो किया हुआ, ईटा मल्टीप्लाइड VBB। तो ये आपका पूरा यहाँ का वोल्टेज आया, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस RB1 के अक्रॉस मैंने वोल्टेज फाइंड करा है। ठीक है, अब चलिए, जब वर्किंग हम देख रहे थे तो अभी वर्किंग में मैंने क्या किया था, इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया। अब जब तक इसको नहीं कनेक्ट करेंगे, इसमें कितनी करंट इंजेक्ट कर रही है, कब होगी, किस सिचुएशन में होगी, तो वो तब पता चलेगा जब हम एमीटर और बेस के बीच में भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला केस देखिए, अब हमने एमीटर को भी कनेक्ट कर दिया, एमीटर और बेस पे भी वोल्टेज हमने DC वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। एमीटर पे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया और बेस 1 पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लिया कि ये जो इसकी वोल्टेज अपनी कुछ है 10 वोल्ट सपोज करिए। ठीक है, अब 10 वोल्टेज है और स्टार्टिंग में जो वोल्टेज कुछ नहीं है, एमीटर पे कोई वोल्टेज करंट नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो अभी देखिए पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि वोल्टेज बिटवीन, अगर सबसे पहले अगर एमीटर और बेस के बीच टोटल वोल्टेज की बात की जाए तो वो कितनी होगी, दिस वोल्टेज प्लस डायोड की वोल्टेज, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, यानी डायोड की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज ईटा BBB, वो पूरा एमीटर से बेस के बीच में वोल्टेज हुआ। तो ईटा BB प्लस VD, दिस मतलब कि एमीटर से बेस के बीच में जो वोल्टेज आया, तो वो किसके, मतलब कि VE। अब अगर हम क्या करेंगे, VE को जब हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए VE को मैंने 0 किया तो दिस प्लस दिस वोल्टेज से बहुत कम हुआ। अब केसेस देखेंगे, केस फर्स्ट, VE 0, स्टार्टिंग केस में आपका VE क्या है, 0 है। तो अब जब 0 है तो आप बताओ कि ये जो डायोड है, ये डायोड है, यहाँ से मान लीजिए 10 वोल्ट मिल रहा है, N टाइप को 10 वोल्ट मिल रहा है और P टाइप को 0 मिल रहा है, यानी कि ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। जब ये डायोड रिवर्स बायस में होगा तो स्मॉल लीकेज करंट इसमें फ्लो करती है रिवर्स डायरेक्शन में, यूँ। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में लीकेज करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो जब रिवर्स डायरेक्शन में लीकेज करंट फ्लो होगी, जिसका मैंने नाम रखा हुआ IE0। ठीक है, और देखिए कंडीशन भी मैंने लिख दिया है, VE इज़ लेस देन ईटा VBB प्लस VD, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच का जो वोल्टेज है। अब केस 2 हम लोग पढ़ेंगे। केस 2 में क्या करेंगे, VE को यानी कि इस वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। 0 वोल्ट था, अब करेंगे 1 वोल्ट, फिर धीरे धीरे 2 वोल्ट करेंगे, फिर 3 वोल्ट करेंगे, यानी वोल्टेज इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। मतलब इतना इंक्रीज़ अभी करेंगे कि 10 वोल्ट से कम हो, यानी कि इसके वोल्टेज से कम हो। तो देखिए करते क्या, जब हम VE को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये जो IE0 है वो क्या होगा, रिवर्स जो करंट फ्लो हो रही थी, अब वो लीकेज करंट कम फ्लो होना शुरू करेगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, है ना, रिवर्स करंट कम फ्लो होगा। यानी अब ये रिवर्स करंट आपका घटेगा तो वो आप कहाँ जाने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड की ओर। मतलब इस डायोड को धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसको फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा, वो डिपेंड करता है यहाँ के वोल्टेज पे। तो रिवर्स जो करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अब देखिए उसके बाद क्या करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ की वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इस वोल्टेज के बराबर कर दिया, 10 वोल्टेज के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, VE विल बी इक्वल टू ईटा VBB, नो करंट, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा, है ना। मतलब कि यहाँ का वोल्टेज है, जब मैंने 10 वोल्ट यहाँ भी कर दिया, 10 वोल्ट यहाँ पे भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, ना ये फॉरवर्ड बायस में रहा, ना ही ये रिवर्स बायस में रहा। जब ये ना फॉरवर्ड बायस में रहेगा ना ही रिवर्स बायस में, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि IE0 जो करंट फ्लो हो रही थी वो आपकी अब 0 हो गई। ठीक है, IE0 क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब केस 3 की बात करेंगे। केस 3 में देखिए क्या होगा, अब फिर से हम इस एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, यानी एमीटर वोल्टेज को इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि दिस प्लस दिस वोल्टेज, यानी कि ईटा VBB प्लस VD इससे ज़्यादा होने लगे। ठीक है, इतना वोल्टेज कर देंगे कि ये वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, ये वो मतलब कि ईटा VBB प्लस VD इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा होने लगेगी। तो ज़्यादा हो कब होगी, यानी कि टोटल मिलाकर अब इसमें कितना, पहले 10 वोल्ट था, आप कितना बढ़ा दिया, जो VD की जो नी पॉइंट वोल्टेज होती है उतना बढ़ा दिया। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे देखिए एक स्पेशल केस हो जाएगा कि
आपका वो जो पॉइंट होगा, जब मैंने वी को बढ़ा के ईटा वी बी पे प्लस वी डी तक कर दिया, यानी वोल्टेज वी डी तक अब बढ़ा दिया ना, पहले ईटा वी बी तक बढ़ाया था, अब मैंने वी डी तक बढ़ा दिया, तो इस वोल्टेज को हम लोग पीक पॉइंट कहते हैं, यानी वैली पॉइंट कहते थे। पहले 10 वोल्ट था, अभी इसके पहले वाले केस में, फिर उसके बाद 10 वोल्ट तक कर दिया, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस, मतलब कि ये ना रिवर्स बायस है ना फॉरवर्ड बायस में, लेकिन अब मैंने इस वोल्टेज को क्या कर दिया, ईटा वी बी प्लस वी डी के बराबर कर दिया, यानी कि अब कितना वोल्टेज बढ़ा दिया, इसमें इतने वोल्टेज बढ़ा दिया। तो उस केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज हमें मिलेगा, जो भी वोल्टेज होगा कैरेक्टरिस्टिक में आप देखोगे, वो उस वोल्टेज को हम लोग जो पॉइंट मिलेंगे वो पीक पॉइंट होंगे, जिसे हम लोग वी पी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वी ई को बढ़ाना शुरू करेंगे। अब वी ई को इतना बढ़ा देंगे कि ईटा वी बी प्लस वी डी से ज़्यादा हो जाए। उस केस में क्या होगा, जैसे ही हम इस एमीटर वोल्टेज को दिस प्लस दिस वोल्टेज से ज़्यादा कर देंगे, तो वैसे होता क्या है, इस पी टाइप पी से होल्स क्या करेंगे, इंजेक्ट करना शुरू करेंगे RB1 की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता है कि पी टाइप से RB2 की ओर भी इंजेक्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ से होल इंजेक्ट करना शुरू करता है, तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसको नीचे की ओर बॉटम की ओर रिपल करता है, और बॉटम की ओर रिपल करने के कारण ये जो पी टाइप का होल है इधर की ओर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, इंजेक्ट करना शुरू, तो एक बढ़ाने के कारण, मतलब इस वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा जब दोगे आप इस एमीटर वोल्टेज को, तो होता क्या है कि RB1 डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब करिए चार्ज करिए इंजेक्ट करना शुरू करिए, तो ये जो RB1 है वो डिक्रीज़ करना, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले ज़्यादा थी, अब डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी, और डिक्रीज़ करने के कारण जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ होगी, यानी कि जो वोल्टेज एक पॉइंट पर वोल्टेज का डिक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। अभी देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है ईटा वी बी बी, वो भी डिक्रीज़ करना, यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वैली पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को वैली, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी। अब अगर मान लीजिए वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एकदम लिमिट से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बढ़ाते चले गए, तो अब ऐसा केस आएगा कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज के साथ साथ करंट भी इंक्रीज़ करना, एकदम अनलिमिटेड करंट इंक्रीज़ करना शुरू करेगी, वो है सैचुरेशन रीजन। इसी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू बताऊंगी। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि कैसे कैसे चीज़ें थी, तो कैरेक्टरिस्टिक मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।